Hello friends, welcome to Exam Success, and in this we are coming up with the part 3 of DMRCG electrical solved paper. So without wasting any time, let's get started. Question: the circuit whose properties or characteristics changes with the direction of its operation. ऐसा सर्किट जिसकी डायरेक्शन और ऑपरेशन को अगर चेंज कर देंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है और ये 5 ओम का है. इस पॉइंट को बोलते हैं ए और इस पॉइंट को बोलते हैं बी, और हमने ए के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और बी के साथ नेगेटिव. सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पेयर. अगर मैं इसी रजिस्टर को रिवर्स बना दूं, यानी कि बी पॉइंट यहाँ कर दूं और ए पॉइंट यहाँ कर दूं और फिर से इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो क्या करंट में कोई चेंज आएगा? नहीं, बिकॉज रजिस्टर ऐसा एलिमेंट है, उसको आप कैसे भी लगाओ, किसी भी पोलैरिटी से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बाइलेटरल, दैट इज विच कैन ऑपरेट इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस. यहाँ पे अभी भी 2 एम्पेयर का जाएगा, तो कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया. पर अगर हमारे पास एक डायोड है और यहाँ पर एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक बैटरी है, एक केस ऐसा, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इस साइड नेगेटिव यानी कि डायोड को रिवर्स कर देंगे और इस साइड रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर डायोड के पास पॉजिटिव था और यहाँ पर डायोड के पास क्या है, नेगेटिव. तो इस वाले केस में क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. यहाँ पर I विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर करंट फ्लोइंग विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो बेसिकली दिस डायोड इज यूनिलेटरल, दैट मीन्स इट कैन ऑपरेट ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए थी कि पता हो यूनिलेटरल और बायलेटरल क्या होते हैं. तो इसमें उसने बोला है जिसमें चेंज करने पर कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल. यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन. फाइन. लीनियर नॉन लीनियर वो होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर हो. नेक्स्ट है द डी आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम इन द करंट जीरो मेथड ऑफ एन आर्क एक्सटेंशन इज नॉट अचीव्ड बाय. सी, जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा, सपोज दिस इज सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर के अंदर दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऐसे. तो जब सर्किट ब्रेक करना होता है ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में ऐसे दूर जाते हैं. ठीक. अब इनके बीच में अगर बहुत सारा वोल्टेज हाई बिल्ड हो जाए, तो ये जो दो कॉन्टैक्ट हैं ए और बी, में ऐसे नाम ले लेता हूँ, इसका नाम है, इसका नाम बी, तो इनके बीच में क्या होगा, एक हाई वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा. उस हाई वोल्टेज बिल्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या आ सकती है, ऐसे आर्क प्रोड्यूस हो सकती है. आर्क इज नथिंग, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है आर्क क्या है, तो आप ऐसा सोचो जैसे किसी वायर में करंट फ्लो करता है, वैसे ही यहाँ पर क्या फ्लो कर सकता है, हवा में करंट फ्लो कर सकता है अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो. नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर इज एन इंसुलेटर, बट इफ द वोल्टेज इज वेरी हाई, एयर कैन ऑल्सो कंडक्ट. हवा से भी बिजली एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकती है. जैसे बादलों में जो बिजली कड़कती है धरती तक आती है, एक्चुअली बादल और हमारे बीच में तो एयर है, बट सिंस द वोल्टेज विच डेवलप्स ऑन द क्लाउड इज वेरी हाई, तो वहां से इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन अ फॉर्म ऑफ लाइटनिंग बहुत सारा चार्ज धरती पे आ जाता है, तो इट कैन ऑल्सो कंडक्ट. तो उसने कहा है इनमें से कौन से मेथड से हम डी आयनाइजेशन को रोक सकते हैं. देखो डी आयनाइजेशन क्या है, यहाँ पर आप सोचो एयर पार्टिकल्स हैं, तो वो आयनाइज हो जाते हैं. वो पहले तो न्यूट्रल रहते हैं, पर क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है तो वो आयनाइज हो जाएंगे. तो इसने कहा इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें से वो आयनाइजेशन को हम नहीं रोक सकते, डी आयनाइजेशन नहीं कर सकते. ओके, पहला तरीका है स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, यानी कि वो कह रहा है कि आप इस आर्क को ऐसे बीच से स्प्लिट कर दो, तोड़ दो. ठीक है, ये मेथड गलत है, क्योंकि जब आप आर्क को स्प्लिट कर रहे हो उससे ए और बी के बीच में कोई फर्क नहीं आ रहा है. आप सोचो ये लेंथ है सपोज डी, तो जो एक पर्टिकुलर लेंथ है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, और यही एक रीजन था एयर के आयनाइज होने का. हर मटेरियल का एक डायरेक्टर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है वोल्ट पर किलोमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर मीटर, यानी कि इतने वोल्टेज पे अगर इतने मीटर का डिस्टेंस है दो कंडक्टर के बीच में तो एक आर्क स्टैब्लिश हो जाएगी. ओके, तो अगर आप इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को दूर नहीं कर रहे हो तो कोई तरीका नहीं है कि ये डी आयनाइज होगी. तो राइट आंसर इज स्प्लिटिंग ऑफ आर्क. लेंथनिंग ऑफ द गैप बिटवीन द कॉन्टैक्ट, हाँ अगर इस ए को आप इधर को ले जाओ और बी को इधर को ले जाओ तब ये आर्क बंद हो सकती है, बिकॉज इन दैट केस दिस नीचे वाली लेंथ विल इंक्रीज अप
और उसके साथ साथ वोल्टेज को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। पर अगर वोल्टेज इंक्रीज नहीं है, वोल्टेज फिक्स्ड है, तो आप इस लेंथ को इंक्रीज करके आर्क को स्टॉप कर सकते हो, और आर्क स्टॉप हो जाएगी तो आयनाइजेशन अपने आप रुक जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द विसिनिटी ऑफ द आर्क। हाँ, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा प्रेशर ले आते हो, यानी कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनको आयनाइज होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, सिंपल है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हो तब भी आर्क को स्टॉप कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ द आर्क, ऑफ कोर्स आयनाइजेशन इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो डीआयनाइजेशन कम। सो द राइट आंसर इज स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। आप आर्क को स्प्लिट करके कुछ नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, जैसे आप आर्क को स्प्लिट करते हो तो आप सीधा करंट को क्या करने की कोशिश करते हो, जीरो। करंट में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे आप इसको जीरो करते हो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है हाफ सी वी स्क्वायर में, यानी कि द मैग्नेटिक एनर्जी इज नाउ स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब ये हाफ सी वी स्क्वायर कैसे आई है, ये तो कैपेसिटर की एनर्जी है। ये जो दो कॉन्टैक्ट है हमारे पास ए और बी, ये एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। पर क्योंकि जो एनर्जी आर के पास थी वो अब इनके पास आ गई है, तो ये दोबारा से आर को प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए स्प्लिट करके कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी स्प्लिट करते हैं तो जीरो करंट मेथड पे करते हैं, जब करंट जीरो हो। Next, in the process of nickel plating of an iron particles, iron will first be applied with a film of dash। इसने कहा कि जब आयरन की प्लेटिंग करते हैं, हमारे पास आयरन है, हमने इसके ऊपर निकल की प्लेटिंग करनी है, तो उसने कहा ये करने से पहले इस आयरन पे क्या अप्लाई किया जाता है टू इंश्योर गुड क्वालिटी। ओके, प्लीज रिमेंबर ऑलवेज कॉपर। कॉपर सिर्फ आयरन पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे भी अप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे घरों के बर्तन होते हैं कभी कभी, तो उनके नीचे हमारे पास तांबा लगाया हुआ होता है। तो कॉपर के पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। पहला, कॉपर ज़्यादा मेलिएबल है, यानी कि उसकी शीट्स ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं। कॉपर लेस कॉरोसिव है, कॉपर पे जंग कम लगता है। कॉपर ज़्यादा डक्टाइल है। इन रीजंस की वजह से हमेशा सबसे पहले आयरन पे कॉपर की प्लेटिंग करी जाती है, उसके बाद निकल प्लेटिंग करी जाती है। फाइन। नेक्स्ट है, इन द मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर टू द बस बार, सिंक्रोस्कोप इंडिकेट्स द करेक्ट स्पीड व्हेन। फाइन। सोचो हमारे पास एक बस बार है, और ये बस बार का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, यहाँ पर मान लेता हूँ 50 हर्ट्ज है, और इसका वोल्टेज भी क्या है, फिक्स है। अब हम इसके साथ एक जनरेटर जोड़ना चाहते हैं, ऐसा। अब आप इसके साथ एक जनरेटर जोड़ रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। और ये जनरेटर को आप किसी प्राइम मूवर से मूव कर रहे हो, ऐसे मैकेनिकल पावर देके इसको घुमा रहे हो, और आप इसको ऐसे ग्रिड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो हम बीच में क्या करते हैं, एक सिंक्रोनोस्कोप लगाते हैं, जिसकी बात कर रहा है ये। इसके ऊपर एक नीडल होती है, ठीक। अब क्या है, अगर इनको साथ में सिंक्रोनाइज करना है, किसको, जनरेटर को और ग्रिड को, अगर साथ में बस बार को अगर साथ में सिंक्रोनाइज करना है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच हुआ तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, बहुत सारा हैवी इनरश ऑफ करंट फ्लो करेगा इनके बीच में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनको कनेक्ट किया जाता है इसके थ्रू, और ये जो नीडल है, ये नीडल अगर इधर को मूव कर रही है यानी कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये अगर इधर को मूव कर रही है तो यानी कि बस बार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, और जब तक ये सेंटर पे नहीं आ जाता, सपोज ये सेंटर पे आ गया, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, अब ये कनेक्ट हो सकते हैं। फिर इसको हटा के हम एक्सटर्नल सर्किट से इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा। तो हमारे पास एक बस बार हो जाती है और उसके साथ एक जनरेटर कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अप। दिस इज आइडियल केस। रियलिटी में जब करते हैं, व्हेन आई वाज एन इंजीनियर इन यूपीसीएल, एंड मेरे को मौका मिला था इसको देखने का डैम में जाके, सो आई वाज लुकिंग एट इट। और ये जो जनरेटर है इसको जनरली हाई फ्रीक्वेंसी पे रखा जाता है, क्योंकि इसको जैसे ग्रिड से कनेक्ट करते हैं इस पर लोड आ जाता है, और हमें पता है ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक जनरेटर का होता है, जैसे इस पर लोड आता है उसकी फ्रीक्वेंसी में डिप आता है। तो इस पर हल्का सा पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ग्रिड से कनेक्ट होते ही ये लोड देने लगेगा, और जब ये लोड देगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी में डिप आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए सिंक्रोस्कोप को थोड़ा लेफ्ट साइड रखा जाता है। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू फॉर द इंटरव्यू पर्पस, पर इन रियलिटी अगर ये वर्टिकली अप है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम और इनको कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन। Next is, while measuring the insulation resistance of a complete wiring installation to earth using Megger, the resistance measured must not be less than। ये IEEE के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और इन स्टैंडर्ड्स में इन्होंने सबके लिए डिफाइन किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है और उसका वोल्टेज 200 kV है,
तो आपको उसका क्या रेजिस्टेंस रखना है। अगर आपके पास कोई जनरेटर है और वो सिर्फ 100 वोल्ट का है सपोज, तो आपको उसके लिए क्या रेजिस्टेंस रखना है। रेजिस्टेंस मतलब अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है और वो किसी हैवी वोल्टेज पे काम कर रही है, तो जो अर्थ है और जो डिवाइस है उनके बीच में एक इंसुलेशन होना चाहिए, वरना करंट फ्लो कर सकता है उस डिवाइस से यहाँ पर। तो एक इंसुलेशन रखने के लिए IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए। और उन रेजिस्टेंस को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? मैगर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, स्पेशली वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस 50 ओम इज एन आंसर, 50 मेगा ओम, सॉरी 50 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए एक वायरिंग इंस्टॉलेशन में। अगर एक जगह पे वायरिंग इंस्टॉल करी जा रही है तो अर्थ और उसके बीच में कितना इंसुलेशन होना चाहिए? लगभग 50 मेगा ओम का। ओके, ये जो 500 मेगा ओम है, 50 किलो ओम है, 25 किलो ओम है, दे आर फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस, क्योंकि सवाल में वोल्टेज भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जो मोस्ट कॉमन आंसर है दैट इज 50 मेगा ओम। ओके, रिलेक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ। हमने रिलेक्टेंस पे बहुत बातें करी हैं, और अगर मैं रिलेक्टेंस का फॉर्मूला बताऊं तो रिलेक्टेंस इज इक्वल टू L बाय म्यू नॉट A, दिस इज द फॉर्मूला। फाइन, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिबिलिटी, नहीं ये परमिबिलिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेक्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नहीं लेंथ ऊपर है डायरेक्टली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं एरिया नीचे, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द स्टेशनरी आर्मेचर इन सिंक्रोनस मशीन। पहले समझते हैं आर्मेचर होता क्या है। कोई भी मशीन में जहां से आप वोल्टेज लेते हो या देते हो, या फिर करंट लेते हो या देते हो, उसको आर्मेचर बोलते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, जो स्टेटर होता है, ये जो रुका हुआ है, यही हमारा क्या है, आर्मेचर। ओके, और जो अंदर हमारे पास रोटर है, ये फील्ड वाइंडिंग देता है। डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में जो रोटेटरी पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आर्मेचर होता है। तो इसलिए स्लिप रिंग्स, सॉरी, इसलिए हमें उस पर वो लगाने पड़ते हैं कॉपर, इसलिए हमें उसमें कार्बन ब्रश लगाने पड़ते हैं। फाइन, तो उसने कहा हमारा जो आर्मेचर है उसको अगर रोक दिया, उसको स्टेशनरी कर दिया, तो उसके कुछ फायदे होते हैं, पर इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसका फायदा नहीं है। पहला, स्लिप रिंग गेट ट्रांसफर टू द लो पावर डीसी सर्किट। जो स्लिप रिंग्स हैं वो लो पावर डीसी सर्किट में चले जाते हैं, ये फायदा है, तो ये सही आंसर नहीं हो सकता। इट बिकम्स ईजी फॉर द आर्मेचर टू कैरी द स्टेटर फ्लक्स। देखो, फ्लक्स कोई भारी चीज नहीं है, वो कैसे भी उठा सकती है, ठीक है। राइट आंसर इज सेकंड वन, इट बिकम्स ईजी फॉर द आर्मेचर टू कैरी स्टेटर फ्लक्स। वो चाहे घूम रहा हो चाहे रुका हुआ हो, स्टेटर फ्लक्स कैरी करने के लिए कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है। ओके, इट बिकम्स ईजियर टू इंसुलेट द आर्मेचर वाइंडिंग। ऑफकोर्स आर्मेचर अगर रुका हुआ है तो उसको इंसुलेट करना ज्यादा आसान है। द आउटपुट वोल्टेज कैन डायरेक्टली बी कनेक्टेड टू द लोड विदाउट द ब्रशेज। ऑफकोर्स मैंने आपको कहा ब्रश की जरूरत तब पड़ती है जब आर्मेचर रोटेट कर रहा हो। तो 1, 3 एंड 4 सारे इसके फायदे हैं, पर सेकंड वाला कोई फायदा नहीं है कि अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स इजीली कैरी कर सकता है। दैट इज नथिंग टू डू विद द रोटेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डोपेंट टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी कि अगर एक सेमीकंडक्टर ए है तो उसके पास 4 ऐसे बॉन्ड होंगे, और यहाँ पर भी एक ए होगा, उसके पास भी ऐसे 4 बॉन्ड होंगे। यहाँ पर भी एक ए ले लेते हैं, इसके पास भी 4 बॉन्ड है। फाइन, और ये सारे बॉन्ड कोवेलेंट नेचर के होते हैं ऐसे। यहाँ पर ऊपर भी एक ए होगा। उसने कहा अगर इसको एन टाइप बनाना है तो इसके पास कौन सी डोपिंग करेंगे। अगर आपको एन टाइप बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर, तो हम पेंटावेलेंट डोपिंग करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट डाल दूंगा, इस ए को हटा के मैं यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट डाल दूंगा जिसके पास आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। तो 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी है, एक 5वां ये आ जाएगा। अब ये इधर भी जा सकता है और फिर ये वाला इधर चला जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो मूव कर सकता है, इसलिए ये एन टाइप हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाना होगा तो जो डोपिंग हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट, अगर पी टाइप बनाना होगा तो ट्राइवेलेंट, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ आर्सेनिक है जिसके लास्ट शेल में 5 है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। सो राइट आंसर इज आर्सेनिक। याद रखें, आर्सेनिक को जब भी सेमीकंडक्टर के लिए डोप करेंगे तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। फाइन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। ओके, स्प्लिट फेज मोटर आपके घरों के पंखे पे लगी हुई है, तो हमारे पास एक होती है मेन वाइंडिंग और एक जगह हम कैपेसिटर लगा के कर देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
ठीक है, तो एक को मेन मान लो, ठीक है, और एक को ऑक्स मान लो। अब क्या है, ए बी सी डी, और ये हमने सप्लाई दे रखी है, यहाँ से इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, ये हमने सप्लाई दे रखी है वोल्टेज की। उसने कहा बाय रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी टर्मिनल और मेन टर्मिनल, यानी कि इनको रिवर्स कर दो, यानी कि ए की जगह बी की जगह ए कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वाइंडिंग है ये बायलेटरल है, इनको कैसे भी लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाय रिवर्सिंग द सप्लाई वोल्टेज, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप सप्लाई को एक्स और वाई को रिवर्स कर दो, क्योंकि सप्लाई तो ऑलरेडी रिवर्स हो ही रही है हर 50 हर्ट्ज पे, ऑल्टरनेटिंग है। बाय रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी टर्मिनल ओनली, अगर सिर्फ ऑक्सिलरी के टर्मिनल को रिवर्स कर दो तब। बाय रिवर्सिंग द मेन टर्मिनल, या फिर इसको रिवर्स कर दो तब। नहीं, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, पर अगर फिर भी मैं इस आंसर को सही बनाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा सोचो, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 90 से लीड कर रहा है, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 0 एंगल पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर की वजह से करंट में 90 का गेन आएगा, और यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है तो 90 का गेन नहीं आएगा। अगर मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगा दूं ऊपर, तो यानी कि ऊपर वाला करंट अब 90 से लीड करेगा ना, यानी कि एक करंट ऐसा है और एक करंट ऐसा है। सपोज दिस इज मेन वाइंडिंग करंट और दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस कैपेसिटर टर्मिनल को ऊपर लगा दूं, तो ये वाला करंट अब नीचे आएगा, क्योंकि वो जो लीड कर रहा था बेचारा अब लैग करेगा, तो अब टॉर्क नीचे को लगना शुरू होगा। समझ आ रहा है? इस वाले केस में नेट फ्लक्स इधर को था और ऐसे ही रोटेट करेगा, इस वाले केस में नेट फ्लक्स नीचे है और अब ऐसे रोटेट करेगा। तो हमें क्या करना है, उसकी रोटेशन बदलनी है, तो आप इस वाली वाइंडिंग को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे बेसिकली। फाइन, तो इस टर्मिनल को आप यहाँ पर लगाओगे तब जाके ये रिवर्स हो पाएगा। सो द राइट आंसर इज बाय रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी टर्मिनल्स ओनली। ऑक्सिलरी टर्मिनल को क्या करो, रिवर्स करो, इस तरीके से कि कैपेसिटर कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। फाइन। Next, in bus bar protection, what is the method of providing an earth metal barrier surrounding as a bus throughout its length? Okay, हमारे पास एक बस है और इसने बोला है अर्थ मेटल बैरियर सराउंडिंग अ बस, ऐसे बस के पूरे सराउंडिंग पे एक मेटल का बैरियर लगाया जाता है। ये इस बस की प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, सो इट इज देयरफॉर फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। ओके, टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होती है कि इसके पास बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, और सपोज आपका करंट 2 एम्पेयर पे फॉल्ट आएगा तो 2 एम्पेयर पे ये सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, फिर 3 एम्पेयर पे दूसरा वाला होगा। तो ये टाइम ग्रेडेड का मतलब होता है अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे फॉल्ट बढ़ता रहता है अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स ओपन होते रहते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज अगेन फॉर इट इज फॉर डिवाइसेस, या कि ट्रांसफार्मर हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, बस के लिए भी यूज हो सकता है। बट दिस पर्टिकुलर केस अर्थ मेटल बैरियर सराउंडिंग अ बस इज ओनली फॉर फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। सो राइट आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेलिंगन थ्योरम द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ n ब्रांच इन अ नेटवर्क इज ऑलवेज। टेलिंगन थ्योरम कहती है दैट समेशन ऑफ ऑल द पावर इज 0 किसी भी सर्किट में। यानी कि सपोज आपके पास एक ऐसा सर्किट है, एक बैटरी लगा दो, एक रजिस्टर लगा दो, फिर एक और रजिस्टर लगा दो, फिर यहाँ पे ऐसे एक और बैटरी लगा दो, फिर रजिस्टर लगा दो, ऐसा। तो सपोज यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से भी करंट आई गया, कुछ भी चल रही है, I1 I2। उसने कहा जो पावर होगी, देखो अब मैं चेक करूंगा तो इस बैटरी की पावर आएगी पॉजिटिव क्योंकि इसने पावर दी है, इसकी पावर आएगी पॉजिटिव क्योंकि इसने पावर दी है, और इनकी पावर आएगी नेगेटिव। तो अगर मैं सारी पावर को ऐड करूंगा तो इज इट लाइक कि बैटरियों ने जितनी पावर दी है, पावर गिवन इज ऑलवेज इक्वल टू पावर टेकन। जितनी पावर ये लोग दे रहे हैं बैटरी, उतनी पावर तो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बगल में लिखूं Pg माइनस Pt इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द पावर इज ऑलवेज 0। तो द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, वोल्टेज एंड एफिशिएंसी ऑफ 4 ट्रांसफॉर्मर्स आर गिवन। सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर कौन सा है? द ट्रांसफार्मर दैट इज गुड इन वर्किंग कंडीशन। याद रखें, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? कम, और एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम कितना है? 2 का, और एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कितनी है? 97 की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी वाला ट्रांसफार्मर हमारे लिए अच्छा होगा। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? जब आपका ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट पे जो वोल्टेज देता है, सपोज V0, और जब उस पर लोड लग जाता है और तब वो वोल्टेज देता है V, तो इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, V0 माइनस V बाई V,
इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, कि परसेंटेज ड्रॉप इन वोल्टेज फ्रॉम ओपन लोड, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ओके, तो ये कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट दिखा रहा है और जैसे ही लोड आया उसने 80 कर दिया, उसका 100 से 98 चल सकता है, 97 चल सकता है, इसलिए रेगुलेशन कम होनी चाहिए। If during no load test on an induction motor it takes 10 ampere of current, हमारे पास करंट है 10 एम्पियर का, और it takes the power of 300 watt and voltage, line voltage is given to as 200 volt. स्टेटर का कोर लॉस निकालना है। ओके, सी अगर हम मशीन को नो लोड टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नो लोड लॉस आएंगे। नो लोड लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेटर में तो करंट जाएगा, रोटर में नहीं जाएगा क्योंकि रोटर के पास लोड नहीं है। तो नो लोड टेस्ट में हमारे पास आएगा स्टेटर लॉस, और क्योंकि हमें फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास आएगा कोर लॉस। एक और लॉस आता है विच इज कॉल्ड वाइंडिंग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, क्योंकि उसमें जब रोटर घूम रहा होता है तो कुछ फ्रिक्शन होती है, वहां पर भी डेवलप होती है, पर यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो स्टेटर लॉस और कोर लॉस दोनों मिला के हमारे पास कितने हैं? स्टेटर लॉस प्लस कोर लॉस दोनों हमारे पास मिला के हैं 300। स्टेटर लॉस मतलब स्टेटर का कॉपर लॉस कितना हुआ है? कॉपर लॉस का फॉर्मूला होगा I²R प्लस कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 300। करंट कितना है? 10, सो इट इज 10 स्क्वायर इंटू R। पर ये पर फेज है, हमारे पास कितने फेज हो टोटल? 3 फेज। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3 विल कम आउट, प्लस कोर लॉस इज इक्वल टू 300। दिस इज 300 into what is the stator resistance? It is 0.3, 0.3 plus core loss is equal to 300. From here I can write core loss is equal to 300 minus this will become 3 3 is 9, 90, 210 watt. Okay, so the stator core loss कितना है? 210 watt। टोटल 300 वाट है, उसमें से कुछ गया है रेजिस्टेंस में और कुछ गया है फ्लक्स प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट इज फॉर अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन एन ऑल्टरनेटर इज। पार्ट 1 में हमने चेक किया था आर्मेचर फ्लक्स का क्या असर होता है फील्ड फ्लक्स में। एक बार फिर से बता देता हूँ, हम लोग एक फील्ड फ्लक्स देते हैं, फील्ड वाइंडिंग का करंट देते हैं, उससे एक फ्लक्स आता है, इस फ्लक्स से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस ईएमएफ से एक करंट आता है, और इस करंट से एक फ्लक्स आता है। ये फ्लक्स होता है आर्मेचर का, क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग पे है, ये होता है फील्ड का, और इन दोनों को मिला के जो नया फ्लक्स बनता है वो अगर कम होता है, ज़्यादा होता है या कुछ चेंज आता है, उसी चीज़ को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। फाइन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फील्ड को करंट दिया और उस करंट से एक फ्लक्स आया, इस फ्लक्स से 90 डिग्री पे लैग करेगा हमारा ईएमएफ। अब उसने कहा यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, यानी कि लोड अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो जो हमारा करंट है वो ईएमएफ की ही फेज में है, सेम फेज। तो जो हमारा करंट है लोड का वो यहाँ पर है, और अगर करंट यहाँ पर है तो उसका फ्लक्स भी कहीं यहीं पर होगा, बिकॉज करंट एंड फ्लक्स विल बी ऑलवेज बी इन अ सेम फेज। अगर ये सब ऐसा चल रहा है तो जो नेट फ्लक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा? ये देखो, ये फील्ड फ्लक्स है और ये आर्मेचर फ्लक्स है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक, ना इसने इसको मैग्नेटाइज किया, ना इसने डीमैग्नेटाइज किया, इसने इसको क्रॉस मैग्नेटाइज किया। सो दिस इज द आंसर, फोर्थ वन। फिफ्थ, द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन अ डीसी जनरेटर इज। अगर डीसी जनरेटर की बात करूं तो हमारे पास ऐसे एक कॉइल होगी, यहाँ पर हमने कम्यूटेटर लगा रखे होंगे, और इन कम्यूटेटर पे एक कार्बन ब्रश लगा होगा, ब्रश के पीछे एक स्प्रिंग लगी होगी ताकि ब्रशेस घिस घिस के दूर ना हो जाए। तो एक कंटिन्यूसली फोर्स लगा के रखता है स्प्रिंग, और फिर यहाँ पर हमारे को वोल्टेज मिलता है। तो ये है कार्बन ब्रश। अब सवाल क्या बोला इसने? होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड नहीं करता है, उसके लिए हमारे पास रोटरी में स्लॉट्स होते हैं। प्रोवाइड लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, वो ये इसका काम नहीं है। कन्वर्ट एसी टू डीसी, ये काम कम्यूटेटर का है। अगर ये सवाल आता कि कम्यूटेटर क्या करता है तो आंसर 3 ठीक था, पर इसने कहा ब्रश क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये ब्रश यहाँ से करंट को कलेक्ट करते हैं आर्मेचर से और फिर देते हैं ये लोड को। सो कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर, क्योंकि आर्मेचर से कम्यूटेटर में आता है और कम्यूटेटर से फिर ब्रश में आता है। थोड़ा ऐसा डिटेल्ड भी होता है, ये कम्यूटेटर होते हैं।
और इनके पीछे लगे होते हैं कार्बन ब्रश, और एक कॉम्यूटेटर जुड़े होते हैं वाइंडिंग के साथ। फाइन। नेक्स्ट, द इनपुट पावर प्रोवाइड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इक्वल्स। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे पास सारे आते हैं कॉपर लॉस, और ओपन सर्किट टेस्ट में हमारे पास सारे कौन से आते हैं, आयरन लॉस। क्योंकि जब सर्किट ओपन है तो उससे करंट बहुत कम लिया जा रहा है। ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है सेकेंडरी में, तो उससे करंट कम लिया जा रहा है, पर हाँ कोर को मैग्नेटाइज कर दिया गया है, इसलिए इसे आयरन लॉस एंड कोर लॉस भी बोलते हैं। पर अगर सर्किट रन कर रहा है, शॉर्ट सर्किट का मतलब फुल लोड पे चलाया जाएगा। जब भी शॉर्ट सर्किट का मतलब है फुल लोड, यानी कि जो रेटेड करंट है वो फ्लो कराया जाएगा ट्रांसफार्मर से, और जब वो फ्लो कर रहा होगा तो उसकी जितनी वाइंडिंग है उसमें I2R लॉस हो रहे होंगे, और इसलिए द राइट आंसर इज कॉपर लॉस। 58. Which of the following motors can be used as a part of control circuit in robotic application? The right answer is servo motors. Servo motors, why? Because please remember, servo motors are highly sensitive and can be easily controlled. जो नॉर्मल हम मोटर यूज करते हैं उसका तो काम है खाली घुमाना, जिक 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 जिक, जो अपने पंखे होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर होती है, फाइन। सर्वो मोटर एक छोटे से एंगल तक भी घुमा सकती है। जैसे सर्वो मोटर को आपको जैसे अगर एक मोटर एक पूरा टर्न लेती है तो हम बोलते हैं 360 डिग्री घूमी, आप सर्वो मोटर को 2.3 डिग्री तक भी घुमा सकते हो, ये इतनी एक्यूरेटली काम करती है। सो रोबोटिक एप्लीकेशन में क्या आपको सपोज एक रोबोट के हाथ को मूव करना है सिर्फ 0.3 डिग्री तक, सो उस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ सर्वो मोटर से ही अचीव हो पाते हैं। Fine. Which is not the static compensation instrument? Compensation instrument हमेशा रिएक्टिव पावर के साथ ही खेलते हैं। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा इंडक्टिव है तो कैपेसिटर लगाया जाता है, आपका लोड बहुत ज़्यादा कैपेसिटिव है तो इंडक्टर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसमें से कौन सा स्टैटिक नहीं है? स्टैटिक मतलब फिक्स्ड होता है। आपने शंट रिएक्टर लगा दिया, यानी कि यहाँ आपका लोड था, आपने यहाँ पर एक रिएक्टर लगा दिया, शंट मतलब पैरेलल में, रिएक्टर मतलब ये लगा दिया, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, ये फिक्स्ड है, ये क्या टाइम के साथ चेंज हो सकता है? नहीं, तो ये स्टैटिक है। सीरीज कैपेसिटर लगा देने कि आपने लाइन में कैपेसिटर लगा दिया ऐसे सीरीज में, ये भी तो फिक्स हो गया क्योंकि सी को चेंज नहीं कर सकते अपन। आपने शंट में कैपेसिटर लगाया वो भी फिक्स्ड है। पर अगर आप सिंक्रोनस मोटर लगाते हो, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, अगर आप एक सिंक्रोनस मोटर लगाते हो तो उसका जो एक्साइटेशन है आप उसको चेंज करके उसके रिएक्टिव पावर को चेंज कर सकते हो। इसलिए ये कैसा होता है सिंक्रोनस कंडेंसर, ये डायनामिक कॉम्पनसेशन होता है। ये सपोज अगर 10 kVAR की रिक्वायरमेंट है तो ये 10 दे देगा, 7 की है तो ये 7 देगा, 6 की है तो 6 देगा। ये अपने आप की अपनी रिएक्टिव पावर को चेंज कर सकता है लोड के हिसाब से। पर ये रिएक्टर फिक्स होते हैं, ये 10 दे रहे हैं तो 10 ही देंगे चाहे कुछ हो, इनको कुछ लेना देना नहीं है लोड से, सो दे आर स्टैटिक। So the right answer is which is not static. So right answer is second one, synchronous motor is not static. Last one, intrinsic semiconductors at room temperature have. हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं साफ सुथरे, यानी कि इनमें डोपिंग नहीं करी जाती, एकदम प्योर होते हैं, जैसे धरती पे बने थे वैसे ही बने होते हैं, और इनमें डोपिंग करी जाती है। डोपिंग क्यों करी जाती है? डोपिंग इसलिए करी जाती है ताकि रूम टेम्परेचर पे भी ये कंडक्ट करें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ इस पे। सेमीकंडक्टर वो थे जो बोलते थे हम बिजली कंडक्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो इंसुलेटर हैं। पर जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया तो इन्होंने बोला भैया जी अब हम कंडक्ट कर सकते हैं, अब हम डर चुके हैं आपसे, ठीक है। पर लोगों ने कहा हर बार किसी सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर की तरह यूज करने के लिए हम टेम्परेचर क्यों यूज करें, टेम्परेचर को बहुत क्यों बढ़ाएं, हमारी बहुत एनर्जी जाती है, तो उसमें डोपिंग करो, मिलावट करो, फिर जाके हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बने थे। तो अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसके पास ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है जो उसके चार्ज कैरियर से, इसके पास सिर्फ अपना एक एटम है, ओके। तो इस केस में मैं बोलूंगा द इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला है नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कब होगा? पी टाइप में। नंबर ऑफ होल डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये लाइन सही है पर इसका जवाब नहीं है। नंबर ऑफ होल्स लेस देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एन टाइप में होगा। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल, वो एक टेट्रावैलेंट है, उसके पास ए और ये 4 हैं, तो जितने होल हैं उतने इलेक्ट्रॉन है। अब सच कहूँ तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं और एक भी होल नहीं है, पर राइट आंसर इज फोर्थ। फाइन, प्लीज वेट फॉर द पार्ट 4, वो भी आज ही आ जाएगा अपलोड होके।
And if you have any doubt, you need any clarification, please post us on comment. We'll try to solve your query. And do subscribe us. Thank you.